तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का एक नया चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम समझते हैं डिज़ायर क्या होती है। डिज़ायर, इट इज़ अ मेयर विश टू बाय अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को सिर्फ खरीदने की इच्छा रखना इज डिज़ायर। वांट क्या है? जब उस डिज़ायर में परचेजिंग पावर मतलब मनी ऐड हो जाता है। आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी भी अवेलेबल है, तो वो वांट बन जाती है। और डिमांड कब बनेगी? जब डिज़ायर है किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, आपके पास उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, एंड आप उस पैसे को खर्च करना भी चाहते हैं, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी भी आपके पास अवेलेबल है, तब आपके पास डिमांड बनती है। डिमांड के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है क्वांटिटी डिमांडेड और एक है डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का बेसिकली मतलब क्या है? जब हम किसी स्पेसिफिक प्राइस पे किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट ₹3 पर यूनिट वी बाय 6 यूनिट्स। जब किसी चीज के प्राइस ₹3 थे तो हम उसे 6 यूनिट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी। जबकि डिमांड का मतलब क्या है? जब हम डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइस 10, 20, 30 एंड क्वांटिटी 3 to 1। तो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को जब हम परचेज करना चाहते हैं, इसे बोला जाता है सिर्फ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस, प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है, जबकि डिमांड अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास डिमांड शेड्यूल का। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और जब हम कर्व में या ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं डिमांड कर्व, जैसे कि ये बना रखा है। दो तरीके के डिमांड्स हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं कितने मैगी के पैकेट खरीदना चाहता हूं, वो है इंडिविजुअल डिमांड। जबकि मार्केट डिमांड का मतलब है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड वेरियस बायर्स कितने कर रहे हैं, हम सब मिलकर के कितनी मैगी के डिमांड करना चाहते हैं, तो उसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड। जैसे कि यहाँ पे बना के दिखा रखा है, प्राइसेस दे रखे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड टू, और दोनों को प्लस कर देंगे, दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की डिमांड्स को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट डिमांड अवेलेबल हो जाएगी। मार्केट डिमांड कर्व कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है, जैसे कि ये बना हुआ है। यहाँ पे एक ही पर्सन की डिमांड थी, इसीलिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व इस तरीके का हो जाएगा, स्टीपर कर्व हो जाएगा। जबकि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर कर्व होता है, क्योंकि देखेंगे आप, प्राइस में रिस्पॉन्स उतना ही है लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, विच इज वाई यहाँ पे फ्लैटर कर्व होगा, क्वांटिटी में ज्यादा रिस्पॉन्स आया है। इसके बाद आते हैं हम डिमांड फंक्शंस पे। डिमांड फंक्शंस या डिमांड डिटर्मिनेंट्स, वो सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी चीज़ को खरीदने के टाइम पे हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं मैगी खरीदने गया, मैगी के प्राइस बढ़ रहे थे तो मैं क्वांटिटी को कम खरीदूंगा। अगर मैगी के प्राइस कम हो रहे हैं तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करूंगा मैगी की। ये एक बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है डिमांड का। तो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी में। सेकंड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे असर डालते हैं। जैसे कि दो तरीके के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं। आपको कोक नहीं मिली, आपने पेप्सी ले लिया, आपने चाय नहीं मिली, आपने कॉफी ले ली, तो ये क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे कि कोक के प्राइस बढ़ते हैं, तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस कम होते हैं, या बोल सकते हैं कोक के प्राइस कम होते हैं, तो डिमांड पेप्सी की कम हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जबकि दूसरे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक।
अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो जाएगी, या पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। थर्ड पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेसिकली क्या है? हैबिट, ट्रेंड या फैशन ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की कितनी ज्यादा हैबिट है लोगों को या ट्रेंड में है वो प्रोडक्ट। अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो चीज वो प्रोडक्ट ट्रेंड में है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड कम हो जाएगी। इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम पे भी डिमांड का असर पड़ता है। इनकम के बेसिस पे देयर आर टू गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है? बेसिकली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉर्मल गुड्स, और इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो अच्छे गुड्स की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे, तो मतलब इनकम बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम के घटने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाएगी। इंफीरियर गुड्स के साथ ऑपोजिट होता है, आपकी इनकम बढ़ रही होगी तो आप लो क्वालिटी की डिमांड, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। अगर इनकम घट रही होगी तो लो क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्यूचर में प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं किसी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो फ्यूचर प्राइसेस में अगर फ्यूचर में पता लगा आपको कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसी चीज के बढ़ने वाले हैं, तो अभी से आप उसे ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे। जैसे पेट्रोल के साथ होता है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले होंगे तो अभी आप ज्यादा परचेज कर लोगे। अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले होंगे फ्यूचर में, तो अभी आप कम खरीदोगे। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है फ्यूचर के प्राइस और करंट डिमांड में। देन आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी। मार्केट डिमांड इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब एक से ज्यादा कंज्यूमर्स, ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये एक से ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट कर रहे होंगे। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो मार्केट डिमांड भी घटेगी। पॉजिटिव रिलेशन है पॉपुलेशन के साथ डिमांड का। सीजन एंड वेदर कंडीशंस, अगर वेदर कंडीशन फेवर में है, जैसे आइसक्रीम गर्मियों में ज़्यादा डिमांड में आती है, तो अगर फेवरेबल टेस्ट सीजन एंड वेदर है तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। अनफेवरेबल सीजन एंड वेदर है तो मार्केट डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्विटेबल है, मतलब लोगों के पास अनइवन इनकम रहती है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, एंड इन दिस सिचुएशन मार्केट डिमांड विल फॉल। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास बराबर लेवल पे पैसा है, तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, तब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन ही शो होगा। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटेगी, प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये तभी होगा जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। अब वो बाकी सारे फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे कि इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, फ्यूचर के प्राइसेस में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए बढ़ने या घटने की, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज, जितने भी हमने अभी फैक्टर्स पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, वो सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट होने चाहिए, सिर्फ प्राइस में चेंज होना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अगर कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। जैसे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घटनी चाहिए थी, लेकिन साथ साथ में मेरी इनकम भी बढ़ने लग गई है, तो प्राइस का मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं डिमांड को कांस्टेंट रखूंगा या तो बढ़ा भी सकता हूं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि बाकी सारे फैक्टर्स कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस 20 थे तो हम 4 यूनिट्स ले रहे थे किसी कमोडिटी की, और जब 10 रुपीज हुए, प्राइस फॉल हुए, तो हमने क्वांटिटी को बढ़ा करके 8 यूनिट्स स्टार्ट कर दी लेनी। तो प्राइसेस फॉल हुए जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट पोर्शन में बनाऊंगा बहुत जल्दी से, तो आप इकोनॉमिक्स विद डबराल सर को सब्सक्राइब कर लीजिए।